वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 12th में आज पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ये किसके अकॉर्डिंग है? चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के बुक में आपका चैप्टर नंबर 4 है। फर्स्ट पार्ट हम लोग फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भैया चैप्टर नंबर 4 जो है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब गतिमान आवेश, तथा चुंबकत्व। तो याद करो पहला या दूसरा लेक्चर जब हमने शुरू किया था तब मैंने वहां पर आपको बताया था, क्या बताया था? थोड़ा सा ध्यान देना, अपनी नोट्स प्रीवियस करके देखना, पीछे करके, तो आप देखोगे कि मैंने बताया था कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि जो चार्ज है, जो आपका चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा हो? चार्ज आपका रेस्ट पे हो। किस पे हो? रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब कि चार्ज आपका गति नहीं कर रहा है। तो जब चार्ज आपका रेस्ट पे होता तो ये क्या जनरेट करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपका क्या होता था कि यदि चार्ज आपका, मैंने बोला था कि किस पे हो? चार्ज यदि मोशन में हो, किस में हो? मोशन करे, तो वहां पर हम क्या पढ़ते थे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते थे? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हम क्या पढ़ रहे थे कि यदि चार्ज आपका मोशन तो कर रहा है, ये कांस्टेंट मोशन है। कैसा मोशन तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक्सीलरेटेड मोशन मतलब कि चार्ज के पास क्या आ जाए? यदि त्वरण आ जाए, यानी कि चार्ज जो है पागल होके दौड़ने लगे इधर उधर, तो वहां पर हम किसका अध्ययन करते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद करो, लिखा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? चार्ज आपका क्या है? मोशन में है, और मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एमएफ का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आज बेसिकली बात करते हैं कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर का मतलब कि कोई ऐसी तार जिस पर करंट बह रही हो, जिस पर कोई करंट बह रही हो। तो जैसे कि मान के चलो कि ये आपने क्या रखा कि ये आपकी तार है और इस पे आपने क्या, धारा जो है, विद्युत धारा बह रही है। ये क्या है? एक वायर है, तार है। क्या है? तार है जिस पर धारा क्या हो रही है? बह रही है। तो आप देखते थे कि यदि हम यहां पर एक मैग्नेट रख देते, ये कंपास रखते थे। क्या रखते थे? कंपास, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। तो क्या होता था कि ये चुंबकीय सुई जो है डिफ्लेक्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? डिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो मान लो डिफ्लेक्ट होके कहीं कुछ ऐसा शो करने लगती थी कि इस डायरेक्शन में। ये क्या है? आपकी एक तार है जिस पर क्या है? विद्युत धारा बह रही है, और ये क्या है? आपकी चुंबकीय सुई रखी है। तो जब तार के पास चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई आगे या पीछे डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब आप कहते हो, आपको यह भी पता है कि यदि इस धारा में करंट को हम क्या कर दें? उल्टा कर दें। करंट को क्या कर दें? उल्टा कर दें,
अभी देखो ऊपर की ओर करंट जा रही थी और यहां पर अब नीचे की ओर करंट जा रही है, मतलब हमने क्या कर दिया, करंट की दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो अब यदि हम यहां पर चुंबकीय सुई रखेंगे तो अब चुंबकीय सुई जो है विपरीत दिशा में क्या होगी, हो जाएगी। चुंबकीय सुई यानी कि मैग्नेट कंपास, मैग्नेट कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो है चुंबकीय सुई है, तो ये जो है देखो पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब नीचे की ओर, तो मतलब इसकी विपरीत दिशा में यदि हम वैद्युत क्षेत्र, मतलब यदि हम विद्युत धारा की दिशा को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, या विद्युत धारा की दिशा बदल देंगे, तो आपकी चुंबकीय सुई भी जो है क्या हो जाएगा, वो आपका अलग दिशा में हो जाएगा। देखो इधर ये अलग दिशा थी तो इधर ये अलग दिशा, यानी कि यदि हम धारा बदल देंगे तो क्या होगा, चुंबकीय सुई की जो दिशा हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यदि आप लिखना चाहो तो लिख लेना यहां पर कि यदि हम किसी तार से बहने वाली धारा की दिशा को बदलते हैं तो चुंबकीय सुई की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्लियर? तो अब देखो एक चीज और है कि एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि यदि किसी चुंबकीय मतलब कि यदि आपने किसी विद्युत धारा पर, किसी तार पर यदि विद्युत धारा हम प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर लिखो, यदि किसी चालक तार पर धारा बह रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र चलिए मैं अब इसको हटा दे रहा हूं ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? चलो पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि देखो यदि आपकी ये तार है, ठीक है, इस तार पर करंट जो है ऊपर की दिशा में बह रही है, ठीक है। इससे हमने मान के चलो कि r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पर मैंने एक आपका चार्ज रख दिया Q, और ये चार्ज जो है किस पर है, ये चार्ज जो Q है ये आपका किस पर है, रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज यहीं पर रुका हुआ है। क्या है, चार्ज यहीं पर रुका हुआ है। तो जब ये चार्ज हम यहां पर रोक देते हैं तो देखते हैं कि ये धारा बह रही है, तो ये चार्ज कोई भी कुछ भी मोशन नहीं करता है, ये जैसे था वैसे ही रह जाता है इस पर, यानी कि यह चार्ज कोई हरकत नहीं करता है, यानी कि यह चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा। तो लिख लेना, इस स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा।
क्योंकि यह आवेश स्थिर है। ठीक है भाई, हमने इसको एक कार के बगल में चार्ज ला के रख दिया, ये चार्ज वैसे ही रखा रह गया, ना तो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं गया, जहां पर हमने छोड़ा था वहीं पर ही ये रखा हुआ है। यानी कि अगर ये कुछ भी नहीं लग रहा है तो क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस चार्ज पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, वह वस्तु अपनी जगह से कुछ ना कुछ विस्थापित होती है। विस्थापित होने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि हमने फिर से क्या लिया, एक वायर लिया और वायर से करंट जो है ऐसे ही जा रहा है आई। ठीक है, इससे आर दूरी पर हमने एक चार्ज लिया Q, और इस चार्ज को हमने क्या किया, हमने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी। ये ऊपर की तरफ हमने चार्ज को ऊपर की तरफ उछाल दिया, यानी कि अब ये इसको ऊपर की ओर गति करना चाहिए था, लेकिन यह क्या करेगा कि यह ऊपर की ओर न जा करके यह इस तार की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। कहां चला जाएगा, इस तार की तरफ यह आवेश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अरे भैया, जब हमने इस चार्ज को, इस आवेश को वेग दिया, क्या दिया, गति दिया, तो यह आवेश क्या हो रहा है, यह आवेश इस तार की ओर चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, क्योंकि इस पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। मैंने आपको बताया है कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक तभी जाती है जब उस पर क्या लगे, कोई बल लगे। तो इस पर क्या लग रहा है मेरे भाई, बल लग रहा है। वह बल कौन सा बल कहलाता है, इस पर जो बल लगेगा वह बल कौन सा कहलाएगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। तो यहां पर लिख लो, यदि हम आवेश को थोड़ा गति प्रदान करें तो यह आवेश गति की दिशा में ना चलकर धारावाही तार की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि इस आवेश पर बल कार्य करेगा और यही बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। तो देख रहे हो कि अब ये जो चुंबकीय बल है, ऐसा बल है जो आपका रेस्ट चार्ज पर नहीं लगता। यदि चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर नहीं लगेगा, लेकिन यदि आवेश को, चार्ज को यदि हमने मोशन कर दिया, मोशन में यदि आवेश है तो उस पर लगने लगता है। देखो कितना विचित्र फोर्स है कि यदि किसी को रेस्ट पर रख दो तो उस पर नहीं लग रहा है, कह रहा है कि हमें लगना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको गति प्रदान करते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर बल कार्य करने लगता है और उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। छापो। तो देखिए, चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग डाल लीजिएगा, बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब इसको बायोट मत बोल दीजिएगा, क्योंकि टी यहां पर क्या है, साइलेंट है। ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम था, बायो सेवर्ट्स लॉ। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे।
बायो सेवर्ट्स लॉ का नियम। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखो किताब में सबसे पहले जो मैंने बल बताया था कि उसके चुंबकीय बल कहते हैं, तो वो वहां से शुरू करता है चुंबकीय बल से। मैं शुरू करता हूं बायो सेवर्ट लॉ से। ठीक है, ठीक है, हम उसे भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो तो बायो सेवर्ट नाम के आपके क्या थे, दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि हम किसी चालक तार के कारण, पूरी तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन यदि उस तार का छोटा सा एलिमेंट काट लें, क्या काट लें, छोटा सा एलिमेंट काट लें, तो हम उसके लिए कि उससे आर दूरी पर, उस तार से आर दूरी पर हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा, इन्होंने धारावाही चालक तार के छोटे से भाग के लिए, छोटे से भाग के लिए आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताया। इनके अनुसार पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही तार से बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि देखो, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, बी से। किससे दिखाते हैं, बी से। ये बात खून में घुस जाए, किससे दिखाते हैं, बी से। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बोला है, विद्युत धारा से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में। तो विद्युत धारा के, तो ये आई के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा इसने क्या बोला था, दूसरा इसने बोला था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। मतलब बी, ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जो ऊपर साइन लगा हुआ है तीर जैसा, ये क्या बता रहा है, वेक्टर का है। आप लोग 12th पे हो, पता है सब। किसके है, दूरी के वर्ग के। तो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर। तीसरा है, तीसरा क्या बता रहा है, तीसरा बता रहा है कि यह
सॉरी, तीसरा ये क्या बता रहा है, तीसरा बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र धारावाही चालक तार की छोटी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, छोटी सी लेंथ मान लिया कि कितनी है, dl है। क्लियर है, कितनी मान लिया, dl है। चौथा इन्होंने क्या बताया, चौथा इन्होंने बताया कि ये जो dl लेंथ है, ये जो dl लेंथ है, इन्होंने कहा कि इसकी सदिश dl का सदिश वेक्टर और dl का सदिश वेक्टर और उसकी दूरी के मध्य बने कोण की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र dl वेक्टर तथा r वेक्टर के मध्य बने कोण की ज्या के, ज्या का मतलब साइन, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड स्मॉल r वेक्टर। क्लियर। छापो इसे, तो फिर इसको हटाकर लिखें आगे कॉन्सेप्ट, छापो पॉज करके। तो चलिए, क्या देखा आपने कि क्या लिखा हुआ था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पहला नंबर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर आपने देखा तीसरा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने क्या लिखा था, dl के। अब कह रहा है कि यदि हम इन चारों को एक साथ कर दें, लिख दें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, सभी को एक साथ लिखने पर लिखो, सभी को एक साथ लिखने पर, तो जब आप इसको एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या हो जाएगा, I इंटू dl इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये r²। किसके बराबर हो जाएगा, I dl साइन थीटा इंटू r² के, I dl साइन थीटा इंटू r² के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो अब यहां से यदि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाए, मतलब कि अनुक्रमानुपाती का साइन यदि हम हटा देंगे, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, k, I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ठीक है। यदि k की वैल्यू प्रयोगों द्वारा हमें क्या पता चली है, k की वैल्यू पता चली है μ0/4π। क्या पता चली है, μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये आपका क्या है, स्केलर फॉर्म है। क्या है, स्केलर
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले से हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। ये फार्मूला नोट करो, नोट कर लिया। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखोगे तो यानी कि अब मुझे क्या लिखना है, मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म से क्या पता चलेगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो B की हमें वेक्टर फॉर्म से क्या मिलेगी, उसकी दिशा मिलेगी। तो दिशा के लिए देखो V इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई बात नहीं लिख दो, I, और ये dl साइन थीटा। तो साइन थीटा यदि देखें तो किसके बीच का एंगल है, साइन थीटा यदि देखोगे तो बेसिकली किसके बीच का एंगल है, साइन थीटा जो आपका एंगल है ये बेसिकली किसके बीच का एंगल है, तो ये है आपका, मैंने आपको बता रखा है कि जो थीटा है वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो ये जो dl क्या लिखा हुआ है, dl साइन थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये सबको पता है, डिवाइडेड बाई क्या, r स्क्वायर। आपने इतना तो लिख दिया, आपने इतना तो लिख दिया। तो अब क्या करोगे, ये क्या है जो dl, ये जो r वेक्टर है ना, ये क्या है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसका एकांक सदिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एकांक सदिश। तो यहां से ये फार्मूला आ जाएगा, वेक्टर v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये वेक्टर और ये वेक्टर। ठीक है, तो ये यहां से आपका फार्मूला आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आ गया। V आपको पता होना चाहिए कि V क्या है, V है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है, विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। R क्या है, दूरी है, धारावाही तार से दूरी, धारावाही तार से दूरी है। क्लियर। थीटा की यदि बात करें तो थीटा मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये कहां से बीच का है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट पता चल जाए। क्या पता चल जाए, मात्रक पता चल जाए। तो यहां से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कोई भी राशि नहीं होती है, ध्यान देना, कांस्टेंट है म्यू नॉट। अच्छा यहां पर लिख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7। आप यही लोगे, क्या लेना है, 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या होती है, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आप सीजी उसके लिए एसआई मात्रक है, उसके लिए आप लोग यूज करोगे। जब एसआई में पूछेगा तो इसकी जगह पर आपको कितना लिख देना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10 की पावर -7 लिख देना है। चलो अब बी के हम मात्रक की बात करते हैं। तो बी का मात्रक कितना हो जाएगा, देखो भाई, विद्युत धारा का मात्रक, ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आई की धारा क्या होती है, आई की जो धारा होती है यदि बात करो तो आई जो धारा है उसकी क्या होती है, एम्पियर। थीटा का कुछ नहीं, थीटा का कुछ नहीं भाई, थीटा का क्या है, एंगल की कोई वो होती है क्या, यूनिट नहीं। ये डीएल क्या हो जाएगा, डीएल कितना है, डीएल क्या है, आपकी लंबाई है। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, मीटर से। तो एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाई ये क्या है, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा,
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हुआ। तो इसी को आप लोग जब लिख देते हो तो एम्पियर पर मीटर ही आपका क्या कहलाता है? टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ला। यही आपका क्या है? टेस्ला। एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या है? विद्युत क्षेत्र की क्या है? यूनिट है, एसआई यूनिट है। वेबर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं, इसको आप नोट करो। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात होगी कि डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ो। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना। ध्यान क्या देना है कि जो हमने लिखा था ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसमें जो इसकी वैल्यू कितनी मैंने बताया था? 10⁻⁷। अच्छा अब ये जो म्यू नॉट है क्या है? म्यू नॉट क्या है? ये है निर्वात की चुंबकीयशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, ये जो भी लिखना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होती है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा यदि निर्वात की बात करें तो क्या लगाएंगे इसे? और यदि निर्वात की बात ना करें तो ये क्या है? म्यू नॉट। ये म्यू क्या है? ये परमिएबिलिटी एट किसी भी स्टेज पर है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? मीडियम की, माध्यम की चुंबकीयशीलता है, चुंबकत्वशीलता, जो भी लिखना चाहो। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एबिलिटी ऑफ मीडियम। अच्छा फिर अब आपकी बात आती है रिलेटिव परमिटिविटी की। किसकी बात आती है? रिलेटिव परमिटिविटी की। तो यहां पर म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहां पर आर क्या है? रिलेटिव। ये जो म्यू आर है, म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, छाप लो, फिर आगे बढ़ो। अब देखिए बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में। तो अगला पॉइंट हेडिंग डालिएगा, डायरेक्शन ऑफ, ये लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यार हिंदी में लिख लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहला, कि ये क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक तार पर हमें क्या करना है, यदि कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और उसके चारों ओर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र की जो है दिशा बतानी है। तो वो दिशा क्या होगी? तो क्या करते हैं कि उसको जब हम किसी चालक तार के चारों ओर यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतानी हो तो क्या होता है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें बनती हैं वो कैसे बनती हैं? सकेंद्रीय होती हैं। कैसी होती हैं? सकेंद्रीय, मतलब कि कॉन्सेंट्रिक होती हैं, मतलब कि उनका सेंटर एक ही होगा। और यहां पर सेंटर क्या होगा? सबका सेंटर आपका क्या होगा? करंट कैरिंग वायर होगा। तो यहां पर लिखिएगा, यदि
किसी धारावाही तार में हमें चुंबकीय क्षेत्र को बनाना हो तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सकेंद्रीय होती हैं, और केंद्र के रूप में तार होती है। ठीक है, और यह उस चालक तार के लंबवत तल में होती हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब देखो कि क्या लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपकी रही करंट कैरिंग वायर। ये क्या है? वायर है जिस पर मैं लिखे दे रहा हूं। ये क्या है? करंट कैरिंग वायर। इस पर क्या है आपकी? यह धारावाही तार है जिस पर धारा बह रही है। ठीक है, अब इसके चारों ओर हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? क्या बनेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसे बनेंगी? तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं? सकेंद्रीय होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? सकेंद्रीय होती हैं। सकेंद्रीय का मतलब कि सबका सेंटर एक होगा। भाई जैसे अब हमने इसे बनाया, एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो एक सर्कल ये बना दिया, तो इन दोनों का सेंटर यदि एक ही है तो ये दोनों से वृत्त यानी कि सर्कल क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे या सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सर्कल जिसमें क्या हो, सेंटर जो है एक ही हो। तो यहां पर ये सेंटर किसे मान रहे हैं? सेंटर के रूप में तार को मानते हैं। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा, और यह उस चालक तार के लंबवत तल में होती हैं। तो यदि धारावाही चालक तार एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो आपकी किधर बनेंगी? पहले बात समझो। ये आपकी क्या रही? ये आपकी तार है। ठीक है, ये वाला क्या है? आपका तार है। ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन में बता रहा है। तो यहां पर जो चुंबकीय रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेंगी? एक्स वाई पर नहीं, वाई जेड प्लेन पर। क्या लिखा हुआ है? उस चालक तार के लंबवत तल में बनेंगी। ये रहा, तो इसके लंबवत क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल कौन बनाएगा? ये वाला। तो यदि ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई होगी और ये क्या होगी? जेड होगी। तो ये आपका ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी, यानी कि ये सेंटर, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनेंगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ये आपकी कुछ ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर? क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किस डायरेक्शन में है? वाई जेड प्लेन में। किसमें? वाई जेड प्लेन में है ये। ठीक है, कहां पर होंगी? लंबवत तल में होंगी। कहां पर होना है? लंबवत तल में होना है।
अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब बताओ एग्जांपल नंबर दूसरा कि यदि मान के चलो कि आपकी जो वायर है वो ऐसी है, वाई डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होगी? ये धारा है भाई आपकी, तो किस दिशा में बनेगी वो? अब आपके सर्कल कुछ ऐसे बनेंगे, ये सर्कल कुछ ऐसे बनेंगे। तो ये जो सर्कल हैं ये क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एमएफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, विद्युत चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में होंगी? तो ये यदि वाई डायरेक्शन में है तो ये एक्स जेड प्लेन में। किस प्लेन में होंगी? ये एक्स जेड प्लेन में। क्लियर? छाप लो, फिर इसका अगला करते हैं। अब देखो, एक इसी में डायरेक्शन बताने का एक जो दूसरा नियम है, बहुत अच्छा नियम है, हम बेसिकली इसी नियम का यूज करेंगे। वो कौन सा नियम है? राइट हैंड थंब रूल। तो दूसरा नंबर है, इस पर लिखना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखो ये क्या कहता है कि जैसे मान के चलो कि वो क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक, देखो पहले समझो कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि यदि किसी चालक तार पर विद्युत धारा बह रही हो, या कोई भी, यदि कोई एक हम तार लें और उस पर क्या बह रही हो? धारा बह रही हो, करंट बह रहा हो, तो कहता है कि यदि हम उसे दाएं हाथ में पकड़ें, कहां से पकड़ें? दाएं हाथ से पकड़ें, और जो आपका जो दायां हाथ का जो अंगूठा है वो करंट की दिशा में हो। किस दिशा में हो? करंट की दिशा में। तो उंगलियां जिस दिशा में होंगी वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। लिखो, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक, यदि किसी धारावाही तार में तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां को मोड़ने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब जैसे बात समझना, थोड़ा सा भेज लगाना। ये रही आपकी तार, इस पर बोल दिया करंट की दिशा इधर है, ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। हमें बोल दिया कि इस दिशा में, मतलब पॉइंट Q पर या पॉइंट P पर, मान लो पॉइंट P पर हमें क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है कि पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी। तो ये क्या कह रहा है कि देखो,
ये आपकी तार रही तो हमने मान लिया कि ये रहा तार, ठीक है। अब कह रहा है कि करंट ऊपर जा रहा है, तो हमने कहा भाई करंट इससे ऊपर की ओर जा रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर की ओर करंट जा रहा है। क्या कह रहा है कि यदि किसी धारावाही तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा जो है दायां हाथ कौन सा है, ये वाला मेरा, तो मैंने क्या किया, दाएं हाथ से क्या कर लिया, पकड़ लिया। और कैसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा धारा किधर है, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर मैंने क्या कर दिया, अंगूठा कर दिया। तो कह रहा है कि अंगुलियां मोड़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताइए। तो ये रही हमारी तार, ये रहा हमारा हाथ दायां हाथ, और ये ऊपर की ओर अंगूठा, यानी कि ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, सॉरी विद्युत धारा की दिशा को अंगूठा बता रहा है। तो ये अंगुलियां मोड़ने पर देखो तो ये बाहर की ओर आ रही हैं, भाई देखो ना, अंगुलियां मोड़ने के लिए बाहर की ओर आ रही हैं। तो जब ये बाहर की ओर आ रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो इस जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की होगी। लिख लो आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है, मुद्दे की बात क्या है, ये जो साइन है, ये क्रॉस का साइन और गोले के अंदर, ये अधिकतर आपको कंपटीशन में या बोर्ड के पेपर में यदि ऐसे बना के दे दे तो आपको यह मान के चलना है कि ये किस दिशा को बता रहा है, ये अंदर की दिशा को बता रहा है। भाई बात समझना कि ये क्रॉस साइन क्यों बना रहे हैं। आपने यदि तीर देखा हो, धनुष वाला तीर, तो वहां से जब आप तीर छोड़ते हो तो पीछे की तरफ वो क्या रहता है, पकड़ने के लिए बना रहता है, ताकि आप ऐसे मारो तो वो तेजी से जाए। तो पकड़ने के लिए तो ये पीछे से यदि तीर को देखोगे तो क्या दिखेगा, ये क्रॉस वाला साइन दिखेगा कि वो घूमते घूमते जा रहा है, या टीवी में आपने देखा होगा। तो यानी कि ये क्या बता रहा है, ये अंदर की दिशा को बताता है, इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की दिशा, ठीक है, अंदर की ओर को बताता है, ठीक। और ये जो पॉइंट है, अब देखो, ये यदि धनुष बाण कहीं से यदि आ रहा है तो उसको यदि आप सामने से देखोगे, यदि आप सामने से देखो तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक पॉइंट के रूप में आते दिखेगा। क्या ये पूरा धनुष दिखेगा, पूरा बाण दिखेगा? यदि आप थोड़ा सा तिरछा होगे तब वो पूरा बाण दिखेगा, लेकिन यदि आप उसके सीध में है तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। तो वही एक पॉइंट बना है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब बाहर की ओर। कहां पर है ये, बाहर की ओर। क्लियर? तो ये किधर बताएगा, बाहर की ओर। यदि यहीं पर पॉइंट Q पर यदि हमें बताना हो, किस पर बताना हो, Q पर, तो Q पर यदि देखो तो आपने ऐसे ही पकड़ा, ये धारा ऊपर जा रही है, ऐसे किया। अब Q पर हमें बताना है तो ये देखो, अब ये रहा हमारा दायां हाथ, हम ऐसे आ गए और दायां हाथ अब हमारा क्या हो गया, उल्टा। ये धारा की दिशा ऊपर वाली, तो ये जो हमारी अंगुलियां हैं किधर जा रही हैं, अंदर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कौन सी हो जाएगी, इनसाइड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यदि मान के चलो कि ये धारा है, ये आई ऐसे बह रही है, ये कोई तार है, तो इससे यदि हमें आर पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड बताना तो कैसे बताओगे, ये रहा तार, ठीक है, ये रहा हमारा अंगूठा, तार को पकड़ के हम क्या करेंगे, इस जगह पर पहुंचने के लिए, आर तक पहुंचने के लिए हमें अंगुलियों को क्या करना पड़ेगा, बाहर की ओर लाना पड़ेगा। भाई ध्यान से समझो ना, अंदर से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर आएगा तो क्या आएगा, ये आपका पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा बाहर की ओर, मतलब ये किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। और यदि मुझे यहां पर एस पॉइंट पर चाहिए, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो एस पॉइंट को जाने के लिए ये हमने ऐसे हाथ किया और इसको ऐसे, तो अंदर की ओर, तो ये डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। क्लियर? डायरेक्शन आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट, अगली हेडिंग डालिएगा,
सीधे या सीधी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीधी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि यहां पर कह दे कि धारावाही जो आपकी चालक तार है वो कैसी है, आपकी फाइनाइट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अनंत लंबाई की है, ये इसकी कुछ लंबाई है। तो यहां पर लिखिएगा, पहला यहां पर आप लोग देखेंगे कि फाइनाइट लंबाई की धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो भी लिखना है की तीव्रता। तो आप तो कहोगे कि सर हमें तो छोटी सी लेंथ के लिए पता है। हाँ पता है, तो वही उसी का यूज करेंगे ना। देखो क्या करेंगे कि ये रही हमारी एक तार ए बी, क्या है, एक हमारी तार है, इस पर धारा की दिशा आई ऊपर की ओर है। किधर की ओर है? ऊपर की ओर। यहां से हमने मान लिया, ये देखो मिड पॉइंट पर नहीं है, इसको आप कहीं ऊपर या नीचे कहीं पर भी मान लो, मैं यहां पर माने ले रहा हूं, ठीक है। अब आपको तो नहीं दिख रहा है कि मिड पॉइंट पे है, ये मिड पॉइंट पर हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है, जो इस चालक तार से आपका A डिस्टेंस दूर पर है। कितना दूर है? A डिस्टेंस की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है मेरे भाई? A डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब यहां से देखो, ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट P है, अब यहां से देखो तो ये जो A है, ये जो A पॉइंट है, मान लिया कि ये यहां से कितने का एंगल बना रहा है, ये यहां से आपका φ1 एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? φ1 एंगल बना रहा है। क्लियर? ये जो B पॉइंट है, ये यहां से φ2 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? φ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर ये काम रहे हैं कि यहां से जो है, इससे, इस पॉइंट से, मतलब जहां पर ये पॉइंट A जहां से हमने माना है, यहां से L लेंथ पर, कितने लेंथ पर? L लेंथ पर हमने एक छोटा सा DL एलिमेंट काट लिया। क्या काट लिया? एक DL एलिमेंट काट लिया। यहां से L लेंथ पर हमने क्या किया है? एक DL एलिमेंट हमने क्या किया है? एक काट लिया। अब देखा तो ये जो DL एलिमेंट है, हमने माना कि ये पॉइंट P से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r की दूरी पर है। कहां पर है? स्मॉल r की दूरी पर है। क्लियर? तो अब यार ये यहां से कुछ एंगल बनाएगा। यहां से मान लिया कि ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिखो, माना AB एक तार है जिसमें धारा I बह रही है, जिसमें धारा I बह रही है। पॉइंट P पर, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की, वैद्युत पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है, जो कि तार से A दूरी पर,
तार से ए दूरी पर है, यह लंबवत दूरी है। कैसी है? यह तार से लंबवत दूरी है, यह तार से लंबवत दूरी है। ए क्या है? तार से लंबवत दूरी, तथा बिंदु P से तार का ए सिरा φ1 कोण तथा बी सिरा φ2 कोण बना रहा है। हमने माना कि L दूरी पर माना कि बिंदु M से L दूरी पर dl लंबाई का एक एलिमेंट काटा, जो बिंदु P से R दूरी पर तथा थीटा कोण पर है। चलो ये हो गया। चलो लिखना बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से ध्यान से समझना। v इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपान 4 पाई आई, तो यही है, dl लेंथ है, साइन थीटा। तो अब थीटा समझो क्या है? थीटा आपका क्या है? r और a के बीच का एंगल है। किसके बीच का? r और a के बीच का एंगल है। जबकि वहां पर जो थीटा होता था वो किसके बीच का एंगल होता था? वो थीटा होता था, मतलब dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का, मतलब कि ये वाला एंगल होता था। कौन सा? ये वाला एंगल होता था, ये वाला। आपको तो ये वाला एंगल पता है, तो ये वाला एंगल निकालो ना भाई। ये यहां से कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, dl 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो यहां से dl लेंथ से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, तो r का स्क्वायर। ये हुआ। अब यदि आप, अच्छा, तो इसके कारण छोटी सी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी, भाई छोटे से एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? dB आई। कितनी आई? छोटे से कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई मेरे भाई? dB आई। ठीक है। अच्छा, यदि आप ध्यान से देखो, तो यदि मैं थीटा को चेंज करता जाऊं, थीटा को क्या करता जाऊं? थीटा को बढ़ाता जाऊं। देखना, अभी थीटा यहां पर है तो यहां पर है, थीटा हम बढ़ा दिए तो और बीप कवर कर लिए, थीटा कम करते गए तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, थीटा और बढ़ाते गए तो थीटा को कम या बढ़ा करके या घटा करके के हम क्या कर सकते हैं? पूरी लाइन कवर कर सकते हैं। मतलब कि यदि हम इस समीकरण को हम थीटा के में क्या करा दें? वैरी करा दें और उसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा कि dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl, और ये साइन थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा के, कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। अच्छा सर, आप तो कह रहे थे कि हमें थीटा के रूप में क्या कराना है? वैरी कराना है, लेकिन क्या अभी cos थीटा जो है dl के साथ इंटीग्रेट होगा क्या? नहीं होगा। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? बता रहे हैं ना भाई, इंटीग्रेट करो ना आप। सबसे पहले
ये और ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, खत्म बात। ये ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना एक चीज यहां पर लिख लेना कि ए क्या होना चाहिए, ए जो मैंने यहां पर लिया है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, और ये जो φ1 एंड φ2 है, φ1 और φ2, ये जो φ1 और φ2 है ये हमें कहां से मेजर करने हैं? ये इसी परपेंडिकुलर लाइन से, एमपी के एक तरफ हमें φ1 मिलेगा, एक तरफ φ2 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यदि परपेंडिकुलर लाइन के दोनों एक तरफ पड़ जाएं तो आप कह दो कि सर ये तो दोनों एक तरफ, एक साथ हमें नहीं जाना, हमें अपोजिट डायरेक्शन से होकर जाना। तो यहां पर लिखेगा यह दोनों कोण, यह दोनों कोण परपेंडिकुलर रेखा से विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा में मापे जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, मतलब एक एंगल यदि ऊपर को, ये देखो इससे विपरीत दिशा में आया है ना, φ2 हमारा ये वाला एंगल है और φ1 हमारा क्या है? ये वाला। ठीक है, तो इसके इस दिशा को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इस दिशा को निगेटिव। हमें किसके रूप में वेरी कराना? हम थीटा वेरी करा रहे हैं। तो ये प्लस का φ1 और ये माइनस का φ2। अच्छा, हम ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि एक तरफ को प्लस मान लिए हैं, एक तरफ को माइनस मान लिए हैं, खत्म। छापो इसे, तुरंत आगे बढ़े। अच्छा, तो अब यहां से देखोगे तो cos थीटा बराबर कितना आएगा? यहां से देखो तो cos थीटा बराबर, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, देखो मैं ट्रायंगल भी बनाए दे रहा हूं, सॉरी, ये आपका थीटा है, ये आपका ए है, ये आपका आर है, ये आपका एल। यहां से देखो तो आपका cos थीटा कितना आ रहा है? अच्छा, ये आप पूछोगे कि ये ट्रायंगल कहां से आएगा? बहुत मारूंगा। ये कहां से आया भैया? ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है ना। तो आधार कितना है? ए है, और कर्ण कितना है? आर है, A/R। तो यहां से आप जो है cos थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। आप क्या करोगे? cos थीटा की वैल्यू या आर की वैल्यू निकाल लें क्या? आर बराबर हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? A/cos थीटा। खत्म करो, A/ ये हो गया। अब यदि आप ध्यान से देखो तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहीं से देख लो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार A। तो यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा? L = A tan थीटा। अब इसको हम क्या करें? थीटा के रूप में इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dl/d थीटा = A tan थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि dl बराबर कितना हो जाएगा? A sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। क्या होता है? A sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। क्लियर? चलो, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 जो बनाए थे उसको 1 दे दो। अब लिखो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, जब आप मान रखोगे तो ये dB छोटे से भाग का इंटीग्रेट कर रहे हो, कितना? ये आ जाएगा माइनस का φ2, ये φ1 μ0/4 पाई, आई की जगह पे तो 4 पाई है भाई, 40 नहीं है, 4 पाई, आई तो आई है, dl की जगह पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, cos थीटा तो cos थीटा ही लिख दो, कोई बात नहीं। r की जगह पे वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? a² cos स्क्वायर थीटा।
यहां से जब आप देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली कुछ चीजें आपकी कैंसिल होके बाहर आ जाएंगी। तो ये तो बी का इंटीग्रेट किया तो ये बी हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। यहां से एक ए से एक ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखोगे तो ये कास स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर, तो कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का फाई 2 फाई 1, ये आपने ये लिखा आई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा इनटू ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, या एक तरीके से इसी को लिख लो तो ये अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो आपका कांस्टेंट है दिया, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगा कि कितने एम्पियर है, ए भी क्या है, दूरी है परपेंडिकुलर, तो ए बाहर, ये यहां से क्या बचेगा माइनस का फाई 2, ये फाई 1, और ये यहां से बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये कॉस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और ये माइनस का फाई 2 और ये फाई 1। यहां से यदि मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये हो जाएगा साइन फाई 1 माइनस का साइन माइनस फाई 2, और साइन माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये बराबर b बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला माइनस बाहर चला आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2। ये छापो छापो, अच्छा रहा, छापो छापो। अब इसी में दूसरा वाला भाग लिखिएगा कि पहला क्या देख लिया कि हमने फाइनाइट लेंथ देख लिया, अब क्या देखते हैं इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो लिखिएगा अनंत लंबाई की धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझना, ये आपकी तार रही, हमें नहीं पता, ठीक है, ये इधर, सॉरी लाइन बहुत तिरछा जा रही है, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, तो ये इधर भी इनफाइनाइट है, ये इधर भी क्या है इनफाइनाइट है, ऊपर भी अनंत है नीचे भी अनंत है। हमने मान लिया कि ये पॉइंट, एक पॉइंट हमें P पर बताना है, और इधर पर जो करंट है वो ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, तो ये वाला जो तार है यदि अनंत लंबाई की है तो ये यदि इससे मिलेगी, इस तार से मिलेगी, तो बेसिकली आप मेरे को बताओ कि ये वाली लाइन अनंत पर है तो इस वाली लाइन को भी कहां पर जाना पड़ेगा, अनंत पर, और दोनों रेखाएं यदि बात करूं तो ये भी अनंत पर, ये भी अनंत पर, तो समांतर रेखाएं कहां मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, अनंत पर, मतलब कि ये वाला जो कोण जो है ये अभी ऐसा है, तो जब तक ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना लेगा तब तक ये जाके नहीं मिलेगा। मतलब कि यहां से यदि आप देखो तो मान के चलो कि ये अनंत पर मिलेगा, ये भी कहां पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। ये यहां से मान के चलो कि यहां से ये आपकी डिस्टेंस a दी हुई है, क्लियर। यहां से ये जो आपने, ये क्या है फाई 2 है, और ये क्या है फाई 1 है, क्या है फाई 1 है, और ये दोनों कितना है फाई 1, फाई 2 भी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला पार्ट भी कहां मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, और ये वाला पार्ट भी कहां पर मिलेगा, अनंत पर, तो ये भी कितना है 90 डिग्री। अब आपको यदि ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखो तो b बराबर आपको पता हुआ है, ठीक है, b बराबर आपको क्या है पता है कि कितना होता है, यदि उसके लिए लंबाई के लिए, l लंबाई के लिए पता हो तो कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, यही पता है, ये तो आपको पता है, लिख देना। हम जानते हैं कि और यदि कहीं पेपर पे आ जाए तो पहले आप वो वाला करेंगे फिर इसके नीचे आएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इधर ही कर दो, पांच नंबर पा जाओ, नहीं मिलेगा, पूरा करना पड़ेगा पहले वाले से। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अच्छा मैंने फाई 1 90 क्यों लिया है, क्योंकि भाई ये वाली रेखा जो है, ये तार की ये वाला सिरा इस वाले पॉइंट से कब मिलेगा, क्योंकि ये तो अनंत लंबाई की है। तो भाई यार जब ये वाला 90 डिग्री पे जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जो दो पैरेलल रेखाएं कहां पर मिलती हैं, अनंत पर। तो ये पैरेलल कब होगी, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। परपेंडिकुलर से यदि ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा तब जाके मिलेगा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 1 प्लस का 1, ठीक है, मतलब कि 2। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, दैट्स इट। छापो। अब अगला इसी पे है कि अभी तक क्या होता था कि या तो फाइनाइट लेंथ की हो, फिर दूसरा हमने देख लिया कि इनफाइनाइट लेंथ की, मतलब ऊपर भी अनंत लंबाई और नीचे भी अनंत लंबाई। अब क्या है कि एक तरफ तो अनंत लंबाई होगी लेकिन एक तरफ उसकी फाइनाइट लेंथ होगी। तो लिखिएगा अर्ध अनंत लंबाई धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना फिर से, बहुत अच्छा है। ये पॉइंट ए रहा, इधर ये वाला इनफाइनाइट पर है, धारा आई इधर बढ़ रही है, मतलब ऊपर वाला सिरा अनंत पर है, नीचे वाला सिरा आपकी फाइनाइट लेंथ पर है। इससे p डिस्टेंस पर, जो यहां से a डिस्टेंस पर है, ठीक है, a क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, a से। अब हमें यहां से हमें क्या बताना है कि पॉइंट P पर इस धारावाही चालक तार के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ध्यान से देखो, तो यहां से ये वाली लाइन को यदि इस पॉइंट से अनंत लंबाई को मिलना है तो एंगल कितना होना चाहिए 90। एंगल कितना होना चाहिए 90। ये कोई मुद्दे की बात नहीं हुई, ये कोई मुद्दे की बात नहीं हुई। तो बना लो, मान लो कि जब इससे मिल रहा है तो ये कितना होगा 90 होना चाहिए। ये जो फाई 1 है ये कितना होगा 90 डिग्री, तभी ये जाकर इससे क्या होगा मिलेगा। क्लियर। अब ये जो फाई 2 है, मतलब कि ए वाले सिरे से, तो यहां से देखो तो ये कितना 0 डिग्री पर ही तो है ना भाई, 0 डिग्री पर है भाई। इस परपेंडिकुलर लाइन से आप कितना एंगल नीचे ऊपर आए, एक भी डिग्री ऊपर या नीचे नहीं हुए, यानी कि एंगल कितना हो गया 0, यानी कि फाई 2 यहां पर कितना दिया हुआ है 0। फाई 2 कितना है 0 डिग्री। तो आपको पता है कि b बराबर कितना होता है, b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये कितना होता है साइन फाई 1 माइनस का साइन फाई 2, ये प्लस का, सॉरी। तो ये कितना होता है v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस का साइन फाई 2 कितना है 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, इसकी वैल्यू 1 प्लस का 0। तो यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, दैट्स इट। छाप लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये जो हमने लिखा है यहां तो पर लिख लीजिएगा कि यदि एक सिरा परपेंडिकुलर दूरी से
0 अंश का कोण बना रहा हो तो, और यदि नहीं है तो आप उस एंगल की वैल्यू जो भी दे आप वो लिख के आप बना सकते हो। लेकिन पता है एंगल आपको हमेशा कैसा लेना है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये फार्मूला लगेगा। आगे बढ़ो, लगाओ इसे फिर आज। अब बात आती है, लिखेगा यदि फाइनाइट लेंथ की तार उस बिंदु के एक ओर स्थित हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी हो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये हमने ए बी एक तार बना दिया, ये ए बी एक तार है, ठीक है, ये फाइनाइट लेंथ की है, और यहां पर पॉइंट पी है, ये क्या है, पॉइंट पी। अब यहां से देखो, ध्यान से देखो, तो बी सिरा भी पॉइंट ए के ऊपर तरफ है और ए सिरा भी पॉइंट पी से क्या है, ऊपर तरफ है, यानी कि ये दोनों क्या है, एक तरफ है। अच्छा, तो अब आप यहां से क्या करोगे, एक इस लाइन को आगे ऐसे ऐसे क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और ये वाला लाइन आप ऐसे बना लोगे, क्लियर। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के चलोगे कि ये यहां से कितना है, ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ध्यान देना, हर बार मैं बात कर रहा हूं, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो यहां से ए सिरा मान लो कि ये आपका कितना, सॉरी, ये जो ए सिरा है ये इस पॉइंट से मान के चलो कि ये φ1 का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, ए सिरा φ1 का एंगल बना रहा है, बी सिरा आपका वी सिरा इसी परपेंडिकुलर लाइन से कितने का बना रहा है, φ2 का एंगल बना रहा है। अच्छा, अब आप यहां से देखो तो ये दोनों एंगल तो एक ही तरफ माप लिए ना, किधर माप लिए, एक ही तरफ, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, एक ही तरफ नहीं मापना, अपोजिट डायरेक्शन में मापना है। परपेंडिकुलर से एक एंगल क्लॉकवाइज तो एक दूसरा एंगल कैसे मापना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे मापोगे, ये वाला एंगल, ये जो φ2 आपने माना है, वो आप यहां से चलोगे और ये आप ऐसे मापोगे, तो यहां से जितने एंगल पर आएगा वो उसको आप माप लोगे, तो ये वाला एंगल आपको φ2। बात समझ में आई कि एंगल आपको हमेशा कैसे मापना है, परपेंडिकुलर लाइन के एक एंगल ऊपर मापना है तो एक नीचे से मापना है। अब कह दो कि सर नीचे तो अभी नहीं मिला ना, चलो ठीक है, देखो बात समझना, अब आप कह दो कि सर ये वाला एंगल तो हमें ऊपर जाने पर मिल रहा है, भाई नीचे जाने पर, तो आप कह दोगे किस लाइन से हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, सर अभी नहीं मिला, नहीं मिला, चलते रहो चलते रहो, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, नहीं मिला नहीं मिला, सर मिल गया, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब एक आपको क्लॉकवाइज तो एक आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये ध्यान रखना एंगल मापने के लिए। इसके लिए जो b बराबर होता है, जो आता है v बराबर होता है μ0/4 I बाई a, ये I क्या है, इस पर बहने वाली धारा है, I बाई a, ये क्या होता है, साइन φ1 माइनस का साइन φ2, माइनस का साइन φ2, ये चीज याद रखना, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि साइन इसको आप कर दोगे सॉरी, चलो मैं आगे किए दे रहा हूं ना, ये वाला एंगल जो आपका होगा बेसिकली, तो ये वाला जो एंगल आपका लिखोगे तो कितना लिखोगे, साइन प्लस का ना, प्लस का साइन लगाते थे, ठीक है, साइन, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, साइन 360 माइनस का φ2, बस, तो साइन 360 माइनस का φ2, तो यहां से v बराबर हो जाएगा μ0/4 I बाई a साइन φ1, ठीक है। अब यहां से देखो तो साइन 360 माइनस का φ2 कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा कितना है, ये, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है कि साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, ये आपको फार्मूला पता है, मैथ से हाई स्कूल में पढ़ गए हैं। तो ये यहां से ये आपकी वैल्यू हो गई, और यदि यहां पर क्या है,
यहां पर क्या है कि φ1 आपका बड़ा है φ2 से। तो देखिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं और देखिए इस पर हम बेस्ड, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम अगले लेक्चर पे इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। इसे छाप जरूर लीजिएगा और याद करते रहिएगा कॉन्सेप्ट।